Hello students, this is the fifth part of chapter Some Basic Concepts of Chemistry. इससे पिछले वाले पार्ट में हमने जो है कुछ लॉज के बारे में डिस्कस किया था। आज उससे आगे के जो भी टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसमें सबसे पहले आता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। द मेन पॉइंट ऑफ दिस थ्योरीज आर एज फॉलोज। इसके मेन पॉइंट कुछ इस तरह से। नंबर फर्स्ट, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, यानी कि कोई भी मैटर इंडिविजुअल एटम्स से मिलकर बनता है, यानी कि एटम्स को हम बांट नहीं सकते, ठीक है ना। यानी कि मैटर एटम्स से बनता है और वो एटम्स कैसे होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं। उसके बाद सेकंड, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, मतलब सभी एटम किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के सभी एटम की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं। उसके बाद कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, और कंपाउंड्स तब बनते हैं जब दो अदर एलिमेंट्स के एटम्स एक फिक्स रेशियो में कंबाइन हो। तो मेनली इसमें जो है एक और है नंबर 4, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। यानी कि ये कंजर्वेशन ऑफ मास को ही फॉलो करता है कि केमिकल रिएक्शन में एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब न तो एटम्स कहीं बाहर से आते हैं न खत्म होते हैं, केवल उनका अरेंजमेंट बदलता है। दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन, ये किसी केमिकल रिएक्शन में न तो बनते हैं और ना ही बदलते हैं, मतलब खत्म होते हैं। तो यहाँ 4 पॉइंट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के मेनली थे। पहला था कि जो एटम है वो इंडिविजुअल है और हर एक एलिमेंट जो है इंडिविजुअल एटम से मिलकर बना होता है। दूसरा है कि जो भी एलिमेंट के अंदर एटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होती हैं, सेम होती हैं। उसके बाद थर्ड था कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जब भी कंबाइन होके कंपाउंड तब बनाते हैं जब उनका रेशियो फिक्स हो। और फोर्थ था केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, यानी कि एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है केमिकल रिएक्शंस में, वो मतलब जुड़ते हैं और टूटते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अलग से नए एटम्स जनरेट हो या नए एटम जो पुराने एटम्स थे वो खत्म हो जाए, ठीक है ना। इसे जो है कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोलते हैं। इसकी कुछ लिमिटेशन है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। पहले, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गैसियस वॉल्यूम के लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसके अलावा इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रीजन ऑफ कंबाइनिंग ऑफ एटम, ये रीजन नहीं दे पाए कि एटम्स आपस में कंबाइन ही क्यों होते हैं। ये तो बोला कि एटम्स कंबाइन होके जो है कंबाइन फिक्स रेशियो में होते, लेकिन क्यों होते हैं इसका उनके पास में कोई आंसर नहीं था। और थर्ड, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, साइज एंड वैलेंसीज, और ना ही ये थ्योरी इस बात को जो है क्या कह सकते हैं कि एक्सप्लेन कर पाती है कि अलग अलग एटम्स की शेप और साइज, उनकी मासेस, उनकी वैलेंसी अलग क्यों होती है। तो ये हमारे पास में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, इसे नोट करें। नेक्स्ट देखते हैं। बाद में कुछ और डेफिनेशन है, जैसे एटॉमिक मास। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज हैवियर देन एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12 आइसोटोप। तो मतलब एटॉमिक मास होता है कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक वेट कार्बन 12 आइसोटोप्स के वेट के कितना ज्यादा हैवियर है या कितना कम हैवियर है, वो उसका एटॉमिक मास बोला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद 1 एटॉमिक मास यूनिट, इसकी जो यूनिट लिखी जाती है वो लिखी जाती है AMU। जो भी मास आया उसे लिखते हैं AMU मतलब 1 एटॉमिक मास। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट AMU इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, यानी कि जो भी हम AMU लिख रहे हैं, ऊपर की डेफिनेशन से ये कि जितना, जैसे हम बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन का मास है 1 AMU, मतलब कि जो हाइड्रोजन का मास है वो कार्बन 12 का 1/12 पार्ट है।
अब हीलियम का लिखते हैं तो 2 AMU, तो हीलियम के लिए फिर वहां पे जो है 2 × 1/12 यानी कि 1/6 पार्ट है कार्बन का। तो उस हिसाब से जो है एटॉमिक मास को और उसकी यूनिट को जो हमने डिफाइन किया है। उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर मास। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज हैवियर देन 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। सेम वही डेफिनेशन है, यहाँ पर एटम है, यहाँ पे मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। एटम का आप ये ले लीजिए कि ये तो मेरे पास में हाइड्रोजन एटम और ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। इसका जो एटॉमिक मास होगा वो होगा 1 और इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 2, ठीक है ना। अब जैसे ऑक्सीजन का ये एटम है और ये एटम ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो उस हिसाब से चलते हैं। ये एटम मॉलिक्यूल, तो इसका वेट या इसका मास हो गया एटॉमिक मास, इसका मास ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। उसके अलावा फॉर्मूला मास आयनिक कंपाउंड सच एज NaCl, KNO3 etc, यानी कि कुछ आयनिक कंपाउंड जो यानी कि जो बनते हैं ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है ना। तो आयनिक कंपाउंड सच एज NaCl, KNO3 etc do not consist of molecules but exist as ion. In such cases a formula is used to calculate the formula mass instead of molecular mass, यानी कि वो कंपाउंड जो कि आयनिक हैं उनके मास हम जो है मॉलिक्यूलर मास से नहीं निकाल सकते, उनके लिए हम जो है फॉर्मूला मास यूज करते हैं। और फॉर्मूला मास ये है कि जितने भी एलिमेंट हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे NaCl है, Na और Cl, तो Na का हो गया 23, Cl का हो गया 35.5, तो उन दोनों का आप जो है जोड़ के 58.6 समथिंग जो है उसका जो मास आएगा वो फॉर्मूला मास है, ना कि मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल्स कोवलेंट बॉन्डों से बनते हैं और जो फॉर्मूला मास में आते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस होता है मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास और फॉर्मूला मास में, ठीक है ना। नोट करें ऐसे। उसके बाद में ये कुछ और डेफिनेशंस जैसे मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास। तो मोल कंसेप्ट क्या होता है उसे देखें। वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी पार्टिकल्स और एंटिटीज एज देयर आर एटम इन एग्जैक्ट 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। मतलब एक मोल अमाउंट किसी सब्सटेंस का उतने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं जितने की नंबर ऑफ पार्टिकल इन 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप्स में होते हैं, और जो होते हैं 1 मोल इक्वल टू 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स या एटम। इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। दोबारा से समझ लें कि एक मोल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जितना कि 12 ग्राम कार्बन 12 में कार्बन 12 के आइसोटोप्स में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतना ही एक मोल सब्सटेंस बोला जाता है। और एक मोल में लगभग इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स या इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, फिक्स है ये, ठीक है ना। उसके बाद मोलर मास क्या होता है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का जितना वजन होगा वो उसका मोलर मास बोला जाता है। उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन। द परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज द नंबर ऑफ पार्टिकल बाय मास ऑफ दैट एलिमेंट इन 100 पार्ट बाय मास ऑफ द कंपाउंड। यानी कि परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब होता है कि उस एलिमेंट का बाय मास कितना पार्ट है, 100 बाय मास उस कंपाउंड के। इसका फॉर्मूला भी है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। इसका एक एग्जांपल देखना है तो ये आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। जैसे इसे ऊपर से मिटा दे रहा हूं। जैसे पूछ लिया जाए परसेंटेज ऑफ सल्फर इन H2SO4, यहाँ सल्फर की परसेंटेज पूछ रहे हैं H2SO4, या परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पूछ ली जाए जैसे इन H2SO4,
तो आप डालोगे परसेंटेज ऑफ O इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एन एलिमेंट। ऑक्सीजन के कितना, यहाँ पे 4 एलिमेंट है ऑक्सीजन के, और पर एलिमेंट का होता है 16, ठीक है ना। तो 16 इंटू 4 ये हो जाएगा 64 अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, इस पूरे का मोलर मास होता है 98, ठीक है ना, इंटू 100। अब आप इसे जो काट लीजिए, ये आपका जाएगा 3 और ये आपका जाएगा 49, यानी कि 32 100 अपॉन 49। इसका आप डिवाइड दोगे तो डिवाइड आएगा, अभी बताता हूँ कितना डिवाइड आएगा इसका। हाँ 3200 डिवाइड बाय 49, ये आपका 65.30%, यानी कि H2SO4 में ऑक्सीजन की एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की परसेंटेज 65.30% होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से परसेंटेज कंपोजिशन इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इससे कई न्यूमेरिकल आपको जो है मिल सकते हैं अपनी जो भी एग्जाम होंगे उसमें। तो इसे ढंग से रिवाइज करें और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।